हेलो एवरीबॉडी। आज हम कवर करेंगे रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे रियो डिक्लेरेशन को और साथ ही में कवर करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रिंसिपल्स को। लास्ट वीडियो में हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को कवर किया था, जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। रियो कॉन्फ्रेंस को ऑल्टरनेटिवली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसे अर्थ समिट 1992 भी बुलाया जाता है और रियो de जेनेरो अर्थ समिट भी कहा जाता है। रियो de जेनेरो पर एक मीटिंग चली थी 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक, जहां पर फिर से उन्हीं बातों पर एम्फेसाइज किया गया था जो बातें डेक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट पे हुई थी, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो बातें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी डिस्कस की गई थी, उन्हीं बातों पर दोबारा एम्फेसाइज किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर गोल यही था कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करें, एनवायरनमेंट के लिए सभी लोग एक साथ आएं, सभी लोग मिलकर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स पर काम करें जिससे हम सभी की भलाई है। हम सभी साथ में आएं और ग्लोबल एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सारी स्टेट्स जब बात आती है एनवायरनमेंट की, तो हम सभी स्टेट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के प्रयास से पूरा एनवायरनमेंट सही हो सकता है। यहाँ सभी स्टेट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट में सुधार ला सकते हैं। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया गया था, उसी तरह से इस कॉन्फ्रेंस में भी प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया गया। चलिए अब हम कवर करते हैं उन प्रिंसिपल्स को जो यहाँ पर डिस्कस किए गए थे। जब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कंसर्न ह्यूमन बीइंग्स ही है। प्रिंसिपल 1 बात करता है कि हर व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जिए, पर साथ ही साथ नेचर को भी ध्यान में रखा जाए। प्रिंसिपल नंबर 2 बात करता है कि सभी स्टेट्स के पास में अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेस हैं। यहाँ पर सभी स्टेट्स को पूरी छूट दी गई है कि उन्हें जैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है वो उस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। सभी स्टेट्स अपने हिसाब से अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को चुनें, पर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल ना करें कि किसी दूसरी स्टेट में उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। किसी स्टेट की एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उस स्टेट की एक्टिविटीज़ की वजह से नेबरिंग स्टेट के एनवायरनमेंट में डैमेजेस आएँ। प्रिंसिपल नंबर 3 ये बात करता है कि राइट टू डेवलपमेंट को तो आप एक्सरसाइज करें, पर ऐसे एक्सरसाइज करें कि आगे आने वाली जनरेशन भी डेवलप कर पाए और उन्हें भी अच्छा एनवायरनमेंट मिले। प्रिंसिपल नंबर 4 बात करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को डेवलपमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट बनाओ। अगर आप अलग से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जिस तरह से अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हो, उसी प्रोसेस में एनवायरमेंट को भी जगह दो। प्रिंसिपल नंबर 5 इस बारे में बात करता है कि सभी स्टेट्स को एक साथ आना चाहिए और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉवर्टी को ख़त्म करके ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल 6 इस बारे में बात करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वही सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटली वल्नरेबल हैं, तो इनको यहाँ पर स्पेशल प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। प्रिंसिपल 7 इस बारे में बात करता है कि सभी स्टेट्स को कोऑपरेट करना चाहिए और मिलकर कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और रिस्टोर करना चाहिए अर्थ के इकोसिस्टम को। प्रिंसिपल 8 बात करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए सभी स्टेट्स को अनसस्टेनेबल पैटर्न्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए। प्रिंसिपल 9 इस बारे में बात करता है कि स्टेट्स को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को एक्सचेंज करना चाहिए ताकि सभी स्टेट्स मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। प्रिंसिपल 10 बात करता है अवेयरनेस के बारे में। सारी ही स्टेट्स तो साथ में आ जाएंगे, पर यहाँ पर इस बारे में बात की गई है कि सभी लोगों को एनवायरनमेंट के लिए अवेयर होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल 10 बात करता है कि सभी लोगों को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से अवेयर करवाया जाए और सभी लोगों को जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स के लिए एक्सेस दी जाए ताकि लोगों को रेमेडी प्रोवाइड की जा सके। प्रिंसिपल 11 बात करता है कि सभी स्टेट्स को इफेक्टिव एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इनैक्ट करना होगा।
प्रिंसिपल 12 इस बारे में बात करता है कि सारी स्टेट्स को एक साथ आके कोऑपरेट करना चाहिए और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करना चाहिए ताकि सभी स्टेट्स इकोनॉमिकली ग्रो कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। प्रिंसिपल 13 बात करता है कि सभी स्टेट्स को नेशनल लॉ लेकर आना चाहिए जो कि एनवायरमेंटल डैमेजेस के लिए लाइबिलिटी के बारे में बताए और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि पॉल्यूशन के विक्टिम्स हैं, ऐसे लोगों को कॉम्पनसेशन प्राप्त हो सके इस लॉ के द्वारा। प्रिंसिपल 14 बात करता है कि अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज करती हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल 15 बात करता है प्रिकॉशनरी अप्रोच के बारे में। हर स्टेट को यही कोशिश करनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रिकॉशंस लें। प्रिंसिपल 16 इस बारे में बात करता है कि जितनी भी नेशनल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति पॉल्यूशन करे वही व्यक्ति इस पॉल्यूशन के लिए पे करे। प्रिंसिपल 17 बात करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एनवायरमेंट पर गलत इम्पैक्ट डाल रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को असेस किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए नेशनल इंस्ट्रूमेंट मौजूद होना चाहिए। प्रिंसिपल 18 इस बारे में बात करता है कि अगर किसी स्टेट में कोई नेचुरल डिज़ास्टर या फिर इमरजेंसी आ जाती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस स्टेट की कि वो आसपास की स्टेट्स को इन्फॉर्म करे। अगर परिस्थिति ऐसी है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई इमरजेंसी आई है जिसका इम्पैक्ट आसपास वाली स्टेट्स पर भी हो सकता है तो यहाँ पर इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आसपास वाली स्टेट्स को इन्फॉर्म करे। प्रिंसिपल 19 इस बारे में बात करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है और यहाँ पर दूसरे स्टेट्स के एनवायरनमेंट पर भी इस बात का असर पड़ रहा है तो यहाँ पर ये आसपास वाली स्टेट्स की ड्यूटी है कि वो इस स्टेट को इन्फॉर्म करे कि जो एक्ट यहाँ पर किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टेट में उससे आसपास वाली स्टेट्स को भी नुकसान हो रहा है। प्रिंसिपल 20 इस बारे में बात करता है कि जब बात आती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की और डेवलपमेंट की तो यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ महिलाएं भी एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ ये बात ज़रूरी हो जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए महिलाएं भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें। प्रिंसिपल 21 इस बात को कवर करता है कि ये जो नई जनरेशन है जो कि क्रिएटिव भी है, इनके आइडियल्स को और इनकी करेज को यूज़ किया जाना चाहिए और इनकी मदद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल 22 बात करता है कि ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में या फिर नेचुरल एरिया में रहती हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ का भी एक वाइटल रोल है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में क्योंकि इनको एनवायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और इन्हें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का भी बहुत नॉलेज है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों की सहायता से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। प्रिंसिपल 23 इस बारे में बात करता है कि ऐसे लोग जो कि ऑप्रेस्ड हैं, जिन्हें डोमिनेट किया जा रहा है या फिर जो किसी ऑक्यूपेशन में हैं, तो ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट को और इनके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल 24 इस बारे में बात करता है कि जब भी वॉर होता है तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है, तो वॉर के दौरान इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए और एनवायरनमेंट की भी रक्षा की जाए। प्रिंसिपल 25 इस बारे में बात करता है कि पीस, डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंटरडिपेंडेंट है और इनडिविजिबल है। पीस, डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल 26 इस बारे में बात करता है कि अगर कोई भी एनवायरमेंटल डिस्प्यूट हो जाए तो स्टेट्स को इन डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना चाहिए और चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। प्रिंसिपल 27 इस बारे में बात करता है कि स्टेट्स को और लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और इस डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल्स को निभाना चाहिए और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ जो कि डील करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देना चाहिए। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है रियो डिक्लेरेशन, जिसमें हमने 27 प्रिंसिपल्स ऑफ रियो डिक्लेरेशन को कवर किया। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।